नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन नहीं हो पाया और मैं इसके लिए सभी माताओं बहनों उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं। साथियों, हमारे लिए देश हित सर्वोपरि है, लेकिन जब कुछ लोगों के लिए दल हित सब कुछ हो जाता है, दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है, तो नारी शक्ति को, देश हित को इसका खामियाजा उठाना पड़ता है। इस बार भी यही हुआ है। कांग्रेस, डीएमके, टीएमसी और समाजवादी पार्टी जैसे दलों की स्वार्थी राजनीति का नुकसान देश की नारी शक्ति को मुझे व्यक्तिगत तौर पर आशा थी कि कांग्रेस अपनी दशकों पुरानी गलती सुधारेगी। कांग्रेस अपने पापों का प्रायश्चित करेगी, लेकिन कांग्रेस ने इतिहास रचने का, महिलाओं के पक्ष में खड़े होने का अवसर खो दिया। कांग्रेस खुद देश के अधिकांश हिस्सों में अपना वजूद खो चुकी है। कांग्रेस परजीवी की तरह क्षेत्रीय दलों की पीठ पर सवार होकर खुद को जिंदा रखे हुए है। लेकिन कांग्रेस ये भी नहीं चाहती कि क्षेत्रीय दलों की ताकत बढ़े। इसलिए कांग्रेस ने इस संशोधन का विरोध करवाकर अनेक क्षेत्रीय दलों के भविष्य को अंधकार में धकेलने का राजनीतिक षड्यंत्र किया है। जो पहले सुनी है उनकी तो कई बातें आप लोग सुनते समझते हो। हमारी लड़ाई सिर्फ एक बात की है, मोदी जी की लड़ाई सिर्फ एक बात की है कि भाई महिला आधी आबादी होती है, जितने पुरुष हैं उतने ही महिलाएं हैं, तो महिलाओं में तो आप लोगों ने सुना कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर क्या कुछ कहा। विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। विपिन जी, सबसे पहले मैं आपसे समझने की कोशिश करता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को जो संबोधित किया उसमें एक बात तो निकल कर आ रही है कि साफ तौर पर जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सभी विपक्षी पार्टियों को उन्होंने इसका जिम्मेदार माना है कि ये अधिनियम पास नहीं हो पाया, विधेयक पास नहीं हो पाया। और ये भी उन्होंने कहा है कि भाई मैं माफी मांगता हूं, लेकिन इन्हें इनके पाप की सजा मिलेगी और आधी आबादी यानी कि महिलाएं इन्हें कभी माफ नहीं करेंगी। आपका संदर्भ क्या है इस पर? मनोज जी धन्यवाद। देखिए, दो अभूतपूर्व बातें हुई हैं कि एक जो प्रधानमंत्री का जो राष्ट्र के नाम संबोधन, उसमें जो जिस तरह से वो बातें बोल रहे थे ये भी अभूतपूर्व था, क्योंकि जिस तरह से वो हमलावर हुए और बिल्कुल जो कटाक्ष करा सारे विपक्षी दलों पर, तो उसके अपने मायने हैं। क्योंकि उसका हम लोग ये आकलन निकाल सकते हैं कि वाकई में जो प्रधानमंत्री हैं व्यक्तिगत तौर पे बड़े व्यथित महसूस कर रहे थे, क्योंकि संकल्प क्या था कि कैसे जब 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया, उसके बाद ये उम्मीद करी जा रही थी कि इसको कैसे अंजाम तक पहुंचाया जाए। और वही बात है कि उसके बाद प्रधानमंत्री ने, माननीय गृह मंत्री ने आश्वस्त कर दिया था कि अगर किसी तरह की आशंकाएं हैं तो उसको हम लिख के दे देंगे कि 50% सीटों का इजाफा होगा हर एक स्टेट पर, हर एक राज्य में, प्रोपोर्शनेट बेसिस पे, ऑन प्रो राटा बेसिस। तो वहां पर उसके बाद ये फियर साइकोसिस, ये
आशंकाएं की कोई गुंजाइश बचती नहीं थी। और दूसरी बात है कि अभूतपूर्व इसलिए भी है क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद राष्ट्र के नाम संबोधन करते हैं तो सबका ध्यान केंद्रित होता है कि अब प्रधानमंत्री क्या घोषणा करने जाएंगे, क्योंकि ये बात उम्मीद करी जा रही थी कि आज वाकई में कल जो लोकतंत्र के मंदिर में देखने को मिला, और वो भले ही जो नारी बिल की हार हुई हो, लेकिन जहां तक शक्ति की बात है, शक्ति की कभी पराजय नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री ने 2 टूक संदेश दिए हैं। अगर हम आज पूरा निष्कर्ष निकालें कि क्या ये इसका लबोलबाब क्या है कि प्रधानमंत्री क्या बोलना चाहते थे राष्ट्र के नाम संबोधन में, उन्होंने जो साफ संदेश दिया है कि ये अभी शुरुआत है। भले ही कल बिल पास नहीं हुआ क्योंकि उनके पास वो आंकड़ा नहीं था, लेकिन यहां पर उनके हौसले आज भी बिल्कुल बुलंद है और ये रुकने वाले नहीं है। यहां पर क्योंकि महिलाओं को सशक्त करने का जो संकल्प लिया है उसमें वो किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे। रमन जी। मनोज जी, मैं पॉइंट वाइज चलूंगा। मेरे कुछ विषय जो मैंने इसमें से निकाले हैं मैं उस पर आता हूं जी। कि सबसे पहली बात यह है कि 150 करोड़ की आबादी के ऊपर 544 लोग हैं और हर संसद क्षेत्र के अंदर लगभग अगर हम जनसंख्या को बांटे तो 27 से 28 लाख लोग हैं। तो क्या एक व्यक्ति को ये कार्यकुशलता होगी कि वो सिर्फ 5 मिनट अपने जीवन के एक कैंडिडेट जो है वो हर जो वोटर है उसको दे दे? अगर ऐसा भी करे तो बिना सोए, बिना खाए, बिना हटे उसको 25 साल चाहिए। सबसे बड़ा पॉइंट जो समझने की बात है, नारी शक्ति अधिनियम को लाने के लिए वजह यही है कि रिप्रेजेंटेशन पूरी चाहिए, बराबर की चाहिए, सबके लिए चाहिए। सरकार महिलाओं के प्रतिनिधित्व और संसद विस्तार की बात करती है, विपक्ष जो बात करता है वो विस्तार ना हो, ताकत महिलाओं के पास ना जाए, इसका बात करता है। आबादी के हिसाब मैंने आपको लगभग बता दिया, लेकिन ये संसद अपने ही लोगों को सुने, ये उनका एक प्रयास है कि संसद में अपने ही लोगों को लाया जाए, सुने भी उन्हीं को। ये लोकतंत्र नहीं है। और जब हम ये बात करते हैं कि 25 साल चाहिए होंगे तो इसका मतलब ये है कि वो लोकतंत्र नहीं हुआ, दूरी तंत्र हो गया, तो जनता से दूरी की। और डीलिमिटेशन की जब हम बात करते हैं तो एक वोट की वन वोट इज वन वैल्यू, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है। तो बराबर का अधिकार कहां से हुआ? हम जब ये बोलते हैं कि लोगों को बराबर का अधिकार वोट के माध्यम से मिलता है, फ्रेंचाइजी इज इक्वल, वो कहां रह गई? क्योंकि अगर एक वोट की पावर 1 है तो फिर वो महिला के पास वो पावर क्यों नहीं पहुंचे? और दूसरी बात जो सबसे बड़ी चीज आती है, आप ये बात कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, डीलिमिटेशन वगैरह की बात आ गई, ये सारी चीजें आ गई। तो अमित शाह जी ने बड़े स्पष्ट रूप से बोला था कि 1 घंटे का समय दे दीजिए, मैं 1 घंटे में रिवीजन करके ले आता हूं, दे देता हूं, आप पास करने की गारंटी दीजिए। उससे भी विपक्ष जो है भाग गया। SC, ST, OBC, EWS, इन सब में महिलाएं हैं। अगर इन सब में महिलाएं हैं तो आधी आबादी को पर जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो क्यों नहीं मिल रहा? अगर आपको इतना ही विरोध है तो ये आपका एक और पर्दाफाश करता है कि रिजर्वेशन के अगेंस्ट कांग्रेस और ये इंडी दल जो हैं, ये सारे रिजर्वेशन रमन के मलिक अगेंस्ट साहब, हैं। एक बात मैं पूछना चाहता हूं। मैं मानता हूं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बिल पास नहीं हो पाया, इसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन पूरा विपक्ष जिम्मेदार है और कभी माफ नहीं कहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष ये कह रहा था कि भाई 543 सीटें हैं, अगर आप इतने ही उतावले हैं महिला आरक्षण लागू करने के लिए तो आप सबसे पहले तो 543 में इसे लागू कर दीजिए, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, अगर वाकई, क्योंकि ये करीब 1996 से झूल रहा है महिला आरक्षण बिल, जब 1996 में संयुक्त मोर्चे की सरकार थी तब भी आया, हो हंगामा हुआ, शोर शराबा हुआ, तब से ये लटकता चला आ रहा है और अब 23 में पास हुआ, 23 में राज्यसभा में पास हो गया, लोकसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर उसी समय जनगणना की घोषणा हो जाती तो जनगणना भी हो जाती, डिलिमिटेशन भी हो जाता और 29 में महिला आरक्षण भी लागू हो जाता। अब चूंकि जनगणना देरी से हो रही है,
26 में हो रही है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर जनगणना की गिनती और उसके बाद फिर डिलिमिटेशन वो संभव नहीं है कि 29 का चुनाव हो जाता, वो फिर 33 में ही चला जाता। तो अगर इसको अगर पहले ही कर दी जाती तो मुझे लगता है कि शायद आज ये नौबत आती नहीं। एवरीबडी इज आइंस्टाइन इन हाइंडसाइट, ये एक अंग्रेजी की पुरानी कहावत है। अच्छा जी। भूत जब हो जाता है तो सब के सब आइंस्टाइन बन जाते हैं, वो अलग विषय है। आपको मैं याद कराना चाहूंगा और लोगों को बोलूंगा कि ढूंढें कि जब 1996 में आया था तब किस किस नेता ने क्या क्या बोला था, मुलायम सिंह ने क्या बोला था, उसके बाद लालू जी ने क्या करा था। उसके अलावा अगर वहां भी नहीं जाना चाहते, ये तो एक पाश्चात्य जो एक परिधि है, पाश्चात्य सिस्टम है, उसमें पैदा बढ़ा हुई एक महिला जो है वो कांग्रेस का रिमोट कंट्रोल संभालती हैं, वो कांग्रेस का पहला परिवार है। तो वेस्टर्न कल्चर में तो महिलाओं को सशक्तिकरण दिया जाता है ना। मैं ये पूछना चाहता हूं कि वही घर, वही परिवार, उसी में देख लीजिए जो 95-96 बारी फेल हो चुका है, उसको आज भी कंट्रोल दिया हुआ है कि बेटा खेल, और बेटी जिसके ऊपर एक बारी भी आपने कोशिश नहीं करी है, अब वो उसको आप देखिए कि उसको पीछे बिठाया हुआ है, तो वो भी अपना एक माइंडसेट बताती है। लालू यादव ने क्या करा ये भी आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ याद आएगा, कैसे हल्ला गुल्ला मारपीट, कागज फाड़े थे, सीटों वेल में आके उठाल के फेंके थे। शरद यादव ने क्या क्या बोला था, ये परकटी पहुंच जाएंगी सारी, याद है वो किस तरीके की स्टेटमेंट थी। मैं ये एक पार्लियामेंट के अंदर जिस प्रकार का निरादर एक जनसंख्या का हो रहा है, चाहे वो जब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात आई तब भी यही आया, और ओबीसी का एक संवैधानिक अधिकार देने की बात आई थी ओबीसी पैनल को, तब भी इसी प्रकार का हुआ था। एनडीए के अंदर आप ये देखिए कि कितनी विमेन जो हैं लीडरशिप आई और उन्होंने किस प्रकार से करा। वहीं पे शीला दीक्षित जी जो दिल्ली की 3 बारी चीफ मिनिस्टर रही, कांग्रेस से थी, गांधी परिवार से भी रिश्ता रखती थी, उनकी क्या गत बनाई जाए या उनके बाद उनके बेटे की क्या गत बनाई जाए, ये पर्सनल वेंडेटा था। इसी प्रकार से मैं आगे भी आपको एक चीज बताता हूं, आप आम आदमी पार्टी उठा लीजिए, वो लेटेस्ट एंट्रेंट है ना जी, आप उसके अंदर ये देखिए कि कौन सी महिला को, वहां तो राशन कार्ड बनते हैं साहब, और राशन समझ कार्ड गया, मैं प्रक्रिया समझ गया। आपको चलिए पता है। अजय वर्मा आ गए, एक बार उनको भी सुन लेते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि इतना बड़ा संबोधन हुआ है। अजय वर्मा, आपकी राय। आप क्या मनोज जी कहते हैं? नमस्कार। जी नमस्कार। मनोज जी, बिल पे चर्चा आरक्षण महिला पर थी, मोदी जी के संबोधन पर थी, लेकिन वही भाजपा की शेल कंपनी मुखौटे चेहरे, सड़ी गली पुरानी किताब, रामलाल ने ये कहा, श्यामलाल ने कहा, नत्थू ने यहाँ कहा, दिल्ली में हुआ, अमेरिका में हुआ, एपिस्टन फाइल पे नहीं बोलेंगे, आसाराम बाबू पे नहीं बोलेंगे, प्रज्वल देवन्ना पे नहीं बोलेंगे। आसाराम बाबू, राहुल गांधी बाहर है। भाई मैं अभी ये फिर भी बीच में आ गए, इनके बीच में मैं सुनता रहा यार। मनोज जी, ऐसी डिबेट मैं ऐसे आसाराम बाबू के शिष्यों के साथ नहीं करूंगा, अगर ये करेंगे मैं छोड़ दूंगा। मैं इनके बीच में कुछ भी बोलते रहे A to Z, मैं बोला ही नहीं ना, तो ये सभ्यता नहीं। चलो, तो आपको रमन मलिक सुन लेंगे, आपको रमन मलिक सुन लेंगे। मलिक साहब एक बार इनको सुन लीजिए, एक बार सुन तो लीजिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं। अरे ये कहना क्या चाह रहे हैं, एक बार सुन तो लीजिए। रेप का या किसी महिला उत्पीड़न का आरोपी है और जेल में है, सलाखों के पीछे है, कानून ने उसको सजा दी है, उससे बार बार मेरे को कंपेयर करेंगे, ये व्यक्तिगत एक तरीके से हमला है। मनोज जी मैं सुनना सीखे, ऐसे तो राहुल गांधी डिबेट चला रहे तो मैं बोलूं। एक बार सुन लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं। अजय वर्मा क्या बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, अपनी राय रख दीजिए। देखिए मनोज जी, ये सही मायनों में ये बिल जो है, ये महिला वाला संशोधन बिल, तो अभी आपने भी बताया कि महिला आरक्षण का बिल तो 23 में सर्वसम्मति से पास हो चुका था। ये वो बिल था ही नहीं, ये भाजपा का बार बार बोलो, जोर से बोलो, रोज बोलो, झूठ बोलो। आज देश के प्रधानमंत्री ने भी झूठ बोला, और आज अभी थोड़ी देर अमित शाह जी ने भी झूठ बोला। क्यों बोला, मैं साबित कर रहा हूं। देखिए, ये बिल जो था संसद में, परिसीमन से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिरा है, ना कि महिला आरक्षण बिल गिरा है। महिला आरक्षण बिल तो कांग्रेस पार्टी 2023 में सारा विपक्ष एक पैर पे खड़ा होकर समर्थन करके आगे बढ़ाया था। हमारा उद्देश्य ये है कि इस बिल के द्वारा सरकार केवल, पता है क्या कर रही थी, आपको जानकारी होनी चाहिए, एक शब्द आपने सुना हो, ये जेरीमैंडरिंग का सरकार का प्लानिंग थी, यानी चुनाव के समय चुनावी क्षेत्रों की सीमाओं को चालाकी से इस तरह बदलना कि किसी खास राजनीतिक दल या उम्मीदवार को अनुचित फायदा हो।
और इसके उद्देश्य अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करना और विपक्षी पार्टी को हराना। राजनेता भौगोलिक सीमाओं को ऐसे अजीब आकारों में बांटते हैं कि जिसमें उनके अनेक समर्थन मतदाता एक साथ आ जाते हैं। ये टोटल अनैतिक है, अनैतिक है, इलीगल है। बंगाल में ये यही करवा रहे हैं इन्होंने, कश्मीर में यही करा, आसाम में ये करा। एक लोकसभा में तो 25 लाख वोटर है, हर एक लोकसभा में 8 है, मैं नाम बता दूंगा, और एक लोकसभा में 6 विधायक हैं और एक में 12 विधायक हैं, जो कहीं आधा इधर आधा उधर कर देते। तो ये जेरीमैंडरिंग था, ना कि ये महिला आरक्षण बिल था। और महिला आरक्षण बिल पे इनकी कलई खुल चुकी है। ये नकली लोग हैं, महिलाओं के हितैषी नहीं है। ये महिलाओं के हितैषी होते तो हम आज भी कह रहे हैं, विपक्ष ने कहा, हमारी नेता प्रियंका गांधी ने कहा, हमने कहा, राहुल जी ने कहा, सारे विपक्ष ने कहा कि 543 पर लेके आइए, सबका ध्यान रखिए, डिलिमिटेशन हटाइए, हम आज भी आपके साथ हैं। लेकिन चूंकि इनका एक फायदा ये था कि इन्हें केवल बंगाल चुनाव में और तमिलनाडु चुनाव में जीतने के लिए, उस महिलाओं को बहकाने के लिए, जो कि ये बिल्कुल भी हितैषी नहीं है महिलाओं के, उसके जीत के लिए ये लाए थे बिल, ये सोच के कि अगर ये पास हो गया तो बल्ले बल्ले सब चंगा सी सरकार, मोदी सी जिंदाबाद सी, और फेल हो गया तो हम विपक्ष को घेर लेंगे और इन पे आरोप लगा देंगे। तो ये इनकी सोची समझी रणनीति, षड्यंत्र, पॉलिटिकल एजेंडा था, पॉलिटिकल विंडेटा था, जो सड़ा गला था। जनता समझ रही थी और जनता अभी भी समझ रही है। रमन मलिक साहब, देश की 75 सर फाइनल कर रहा हूं, रुक जीजिए। अच्छा, अभी और बचा हुआ है सर क्या? सुन लीजिए। हाँ। अरे सर सुन लीजिए जरा, मोदी जी आज जो बोल रहे हैं, हम बड़ा सम्मान करते हैं, 56 इंची हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व में साख बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज मोदी जी के अंदर हिटलर की आत्मा आ गई थी जब ये बोल रहे थे। तो हिटलर का भाई झूठलर जैसे बोलता था, झूठ, हमने मित्रों हम ये करना चाहते हैं। और कैसे आत्मा आई कि हिटलर जो था हमेशा अपनी स्पीचों में उसका नाम लेता था अपोजिशन पार्टी। रमन मलिक साहब, 54 बार इन्होंने, आज 54 बार कांग्रेस 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 कांग्रेस। अरे भाई, कांग्रेस पे डिबेट थी या छूट थी या राष्ट्र के नाम संबोधन था? अरे भाई एक चीज बताइए ना, लेकिन नारी शक्ति बंधन अधिनियम तो पास नहीं हुआ ना, तो अगर नहीं हुआ तो सरकार क्या कहेगी, मुझे ये बता दीजिए वर्मा जी। देखिए, सबसे पहली बात, ये वो प्रधानमंत्री हैं जो हर चीज के लिए, सुन लीजिए, अब मुझसे पूछ रहे हैं, इनसे पूछ रहे हैं, सीधा बात करते हैं। और उन्होंने, आपको याद होगा, ये जो कृषि बिल था उसके बाद लिए भी इसी प्रकार से आके पूरे देश को संबोधित करा था और अपने आप देश के सामने उन लोगों से जो प्रोग्रेसिव थे माफी मांगी थी कि कुछ रिग्रेसिव लोगों ने इसको स्टॉल करा। दूसरी चीज, बिल्कुल सही बोला प्रधानमंत्री में कि जी जब रिफॉर्म की बात आती है तो रिफॉर्म सुन के कांग्रेस डिफॉर्म हो जाती है। ये जो इतने इंडी ब्लॉक के लोग हैं, ये बीज जो है वो कांग्रेस का ही है। आप एक चीज को और समझने की कोशिश करिए, और ये बात आज मैं बड़े स्पष्ट रूप जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, और ये अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम बोल रहा हूं। हालिया में कांग्रेस में वेणुगोपाल जी और उनके लोगों के ऊपर भी आरोप लगा था, और उससे पहले केजरीवाल जी पे भी लगा था, और ऐसे बहुत सारे आरोप सामने आते रहे। सीटों का बेचने का विषय आता है, याद है ना? सप्लाई कम हो तो डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन अगर सप्लाई बढ़ जाएगी तो मनोज जी, डिमांड कम मुद्दों की बात है नहीं ना, महिला ये धंधा है, ये सपा, ये वही पुराने धंधेबाज आ गए हैं, डीएमके है, ये दूसरे हैं, ये जो टिकट बेच के देश को बेचते हैं और इनकॉम्पिटेंट लोगों को सामने लाते हैं जो धना होते हैं, ये उन लोगों का एक बिजनेस सेविंग मॉड्यूल था। प्रधानमंत्री ये नहीं बोलेंगे, मैं यहाँ पे खुल के बोल रहा हूँ और डंके की चोट पे बोल रहा हूँ बिना किसी ने करे। ये टिकट बेचने वाले जो लोग हैं ये उनकी है, और वेणुगोपाल जी वाज द लेटेस्ट जिनके ऊपर ये आरोप लगा। रमन मलिक जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है, अभी की स्थिति में लोकसभा में जो महिलाओं की संख्या वो करीब 14% है। ये जो विधेयक है ये कहता है कि साहब 33% आरक्षण महिलाओं को मिल जाएगा। अब चूंकि संख्या बढ़ रही है 850, तो इसमें तो पुरुषों की भी संख्या बढ़ रही है। पूरी माथापच्ची किस बात को लेकर हो रही है? पूरी माथापच्ची इस बात को लेकर हो रही है कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए। तो महिलाओं का प्रतिनिधित्व अगर वाकई बढ़ाना तो 543 में 33% आरक्षण लागू कर देते तो 175 के आसपास महिला संसद में पहुंच जाती। उसके बाद बात की प्रक्रिया होती रहती, डिलिमिटेशन वगैरह सब होता रहता। सबसे पहले तो जो महिला आरक्षण बिल है वो लागू हो जाता
और इस पर सत्ता पक्ष भी सहमत था, विपक्ष भी सहमत था, लेकिन बात नहीं बन पाई। वो एक अंग्रेजी का शब्द कहीं से ढूंढ कर लाए हैं अजय वर्मा साहब, उन्होंने कहा कि खेल हो रहा था। देखिए, जो चीज आपको समझनी चाहिए वो ये है कि ये जो फिगर पहुंचा, ये फिगर जो अजय वर्मा जी से पूछे ना, ये वर्ड जो है ये जो फिगर पहुंचा है, ये फिगर पहुंचा कैसे उसको समझना चाहिए जी। आप 33% जो है आपने करा क्या कि यू डिवाइड, जो प्रेजेंट है उसको डिवाइड बाय 2 करा, उसमें ऐड 1 मोर करके उस तरीके से इसको करा ताकि एक रीजनली जो आज की परिस्थिति है पर सीट पर जो स्टेट है वो उसका संतुलन ना बिगड़े, उसके साथ साथ उस रेशो में बढ़ाया जिस रेशो के हिसाब से सब जगह बढ़े। मतलब संतुलन बिगड़ने से मतलब क्या मेरा पुरुषों का व्यक्तिगत तौर संतुलन पे बिगड़ मनोज जी, जाएगा? एक यहाँ तो मिनट, मुझे यही समझ में आ रहा है कि पुरुषों का अधिकार खत्म हो जाएगा। देखिए, पुरुषों का अधिकार और महिलाओं का अधिकार, पहली बात तो मैं ये समझता हूं कि कॉम्पिटेंस को देनी चाहिए प्रेफरेंस, लेकिन जो पिछड़ा रह गया महिला वर्ग उसको भी आगे लाना जिम्मेवारी है। लेकिन उसके साथ साथ मैं एक चीज आपके चैनल पे बोलना चाहता हूं और जिसके ऊपर विवेचना होनी चाहिए, अगर आप एक सार्वजनिक तौर पे पोल करा सकें और लोगों से बात कर सकें और जनता की जनमत सामने लाएं तो बहुत बड़ा एक सेवा होगी कि आप ये पूछिए जनता से कि वो क्या चाहेंगे कि क्या एक एमपी कितने लोगों को आंसरेबल हो। मेरे हिसाब से अगर 10 लाख लोग भी होते हैं वो भी असंभव कार्य है, लेकिन 10 लाख लोगों के ऊपर अगर एक एमपी हो तब जाके वो कुछ ना कुछ ध्यान दे पाता है, वरना ऊपर से चीजें इतनी सारी दिखती हैं कि दिमाग उसका घूम जाता है, वो पूरा काम ही नहीं करता। इसलिए ये 28 लाख लोगों के ऊपर एवरेज एक एमपी और 10 लाख लोगों के ऊपर एवरेज सर्विस कैपेबिलिटी जो है वो क्वेश्चन होती है। मेरे को ये लगता है 883 नहीं बल्कि जितने एवरी 10 लाख शुड बी वन एमपी। रमन मलिक साहब, मैंने इस बारे में बहुत सारे सांसदों से बात की है। सांसदों की भूमिका क्या है? अपने अपने इलाके से सांसदों को चुनकर इसलिए भेजा जाता है कि केंद्र की सरकार में जो पॉलिसीज बनती हैं, जो नीति निर्धारण होता है, उनमें वो भागीदारी होते हैं। और सांसद इतने परेशान हैं कि यार हम जब भी क्षेत्र में जाते हैं हमसे लोग कहते हैं कि साहब ये नाली बंद हो गई है, ये सड़क नहीं बन रही है, ये बिजली का खंभा, हमारा काम ही नहीं है यार ये। और बहुत सारे सांसदों की समस्या ये है, वो ये कह रहे कि यार हम करें क्या, हम दो पार्टी के बीच में हैं क्योंकि राज्य में हमारी सुनी नहीं जाती है, केंद्र में हमारे उस पास उतने अधिकार नहीं है, हमें जो फंड मिलता है वो फंड इतना सीमित है कि उस फंड में ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। बहुत आपको एक और चीज बोलता हूँ, मैं आपको एक और चीज बोलता हूँ, देश की जनता को पता ही नहीं है कि सांसद का काम क्या है। 10 लाख सांसद पे का मूल काम है देश के नीति निर्माण में जो पॉलिसीज बन रही हैं उसमें भागीदारी। मनोज जी, उसके साथ एक सवाल और जोड़ लेना पब्लिक से कि 10 लाख के ऊपर एक एमपी और कितने लाख लोगों के ऊपर एक एमएलए, ये अगर पॉपुलेशन के हिसाब से निर्धारित हो जाए तो ये परिसीमन वगैरह का ये जो हौसला डरने का है ना इनका, ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपने जनता को सर्विस देनी है। अगर आप जनता को सर्विस नहीं दे सकते और उसके ऊपर आप एक जो है आप ये बताते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, जो एमएलए का काम है वो एमएलए करे, जो सरपंच का काम है वो सरपंच करे, जो कॉर्पोरेटर का काम है वो कॉर्पोरेटर करे। एक काम और इसमें आना चाहिए और वो है ये पार्षद पति, ये सरपंच पति, ये एमएलए पति, ये संसद पति जो है ना, इस पति और पतीले को छुड़वा दो। अजय जी जल्दी से बोलिए। मैं मनोज जी, मनोज जी देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं कि आप बहुत बुद्धिजीवी एंकर हैं और प्रदेश और सरकार के विपक्ष के लोग आपको बुला के बहुत डिस्कस करते हैं क्योंकि आपकी योग्यता है। अब हमारे रमन मलिक साहब भी बहुत योग्य है, पढ़े लिखे आदमी, बढ़िया आदमी है, लेकिन मुझे शक हो रहा है इनकी डिग्री भी हमारे उन डिग्री वाली जैसी है जो डिग्री छुपाते हैं, सोनिया गांधी जैसी है, किस तरह के क्वेश्चन, सोनिया गांधी जैसी है, सोनिया गांधी जैसी, उस यूनिवर्सिटी सोनिया गांधी जैसी है, वो फॉन्ट ही नहीं आए थे कि चौथी पास अनपढ़। अरे सोनिया गांधी जैसी डिग्री है मेरी, अब बोलो। रखिए, समझे, सोनिया गांधी जैसी डिग्री है कैम्ब्रिज की, किस तरह के सवाल कर रहे हैं, बात डिलिमिटेशन की हो रही है, बात एमपीओ की हो रही है,
बात महिला बिल की हो रही है, बात मोदी जी के भाषण की हो रही है, और पता नहीं कहां से सड़ी गली किताब उठा के बीजेपी के कार्यालय से ले आते हैं और पढ़ते हैं। भाई आप बुद्धिजीवी आदमी, हम आपका बड़ा सम्मान करते हैं मलिक साहब, लेकिन आप अपने आप ही गिरते रहते हो। मनोज, मेरे को मनोज पता जी है से आपकी तो मेंटल सीख लीजिए। कैपेबिलिटी नहीं है जो बात मैं बोल रहा हूँ नहीं उसको नहीं, समझने आपकी की। मेंटल कैपेबिलिटी पूरे देश को पता है कि आप केवल एक किताब चलो लाए हो, मेरी तो पुरानी, पूरे उसे ही देश को पढ़ते पता है, आपको तो आपके घर वालों को ही नहीं पता आपकी नहीं कैपेबिलिटी। नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूं कि मोदी जी ने जो आज बोला 54 बार कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, या कांग्रेस का संबोधन था या महिला सशक्ति बिल पे संबोधन था, इस पे जरा विचार कर दीजिए। 54 देखिए, बार भाई सोनिया गांधी एक फेल प्रोडक्ट को बार बार लॉन्च अब करती इतना है। तो आपने बिल पास नहीं होने दिया तो इतनी तो राजनीति बनती है कि ठीकरा तो फोड़ना पड़ेगा। मैं माफी चाहता हूं विपिन जी फिर कभी चर्चा करेंगे, समय की खत्म है। तो अब मुझे लगता है कि भाई देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बात कर दी, बीजेपी पूरे देश भर में बात करेगी, कांग्रेस इसकी कैसे काट करेगी उसकी चिंता कीजिए। अजय वर्मा साहब उसकी चिंता कर दी, वो एक बड़ा सवाल हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, नमस्कार। एसोसिएट स्पॉन्सर